Hi everyone, welcome to my channel and today we are going to study overseas citizenship of India. So this is the topic we have done, we have completed all the topic till here. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ओवरसीज जो सिटीजन है इंडिया की, ये उनकी सिटीजनशिप के बारे में। सितंबर 2000 में क्या हुआ था, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी यानी कि जो मिनिस्ट्री थी एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी को क्या किया था, सेटअप किया था इंडियन डायस्पोरा, ऑन द इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, उसमें चेयरमैन थे हमारे LM सिंघवी। अब ये जो मैंडेट था कमेटी का, वो क्यों बनाई गई थी कमेटी, व्हाई द कमिटी वाज एक्चुअली मेड, ये इसलिए बनाई थी ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाए किसका, ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा का, और हम रेकमेंड कर सके मेजर किसका, फॉर द कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम। ऑलराइट, सो उनके बीच में हम देखते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है हमारा इंडिया का, हमारे जो सिटीजन है इंडिया के जो बाहर रह रहे हैं, राइट, ओवरसीज जो सिटीजन है हमारे, उनके बीच में क्या हो, एक अच्छी बॉन्डिंग हो। कमिटी ने इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी जनवरी 2002 में। इसने रेकमेंड किया था अमेंडमेंट किसका, कि सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक है, और अमेंडमेंट क्या हो ये हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, तो आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ, ताकि एक ग्रांट ये प्रोवाइड कर सके किसकी, डुअल सिटीजनशिप की, टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो लोग जो इंडिया के ओरिजिन है उनको हम डुअल सिटीजनशिप दे दे, जो कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज को बिलोंग करते हैं लेकिन ओरिजिन उनका कहाँ से है, इंडिया से है। अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, ये इसमें कुछ प्रोविजन भी बनाए गए इनके एक्विजिशन को लेके, जो ओवरसीज जो सिटीजन थे उनको लेके। ठीक है, बाय द PIO ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के जो और कंट्रीज थी उनके जो सिटीजन थे जो हमारे ओरिजिन के थे उनके लिए बनाया गया था। इसने ऑमिट कर दिया था सारे प्रोविजन जो क्या करते थे यहाँ पे। इसने एक्चुअली में क्या किया था कि जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसने ऑमिट कर दिया था जितने भी प्रोविजन है जो रिकग्नाइज कर रहे हैं या फिर जो कॉमनवेल्थ जो सिटीजनशिप है, ठीक है, उसको रिलेट कर रहे प्रिंसिपल एक्ट का, तो इसने उन सबको क्या कर दिया था, ऑमिट कर दिया था। बाद में क्या हुआ, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 का, इसने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया स्कोप किसका, ग्रांट का ऑफ OCI फॉर PIO ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज लॉन्ग एज देयर होम कंट्रीज ऑल डुअल सिटीजनशिप अंडर देयर लोकल लॉज। यानी कि क्या कहते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2005 का, इसने जो स्कोप जो था किसका, ग्रांट का, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड PIO जो थे सारी कंट्रीज के, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर होम कंट्रीज ऑल डुअल सिटीजनशिप अंडर देयर लोकल लॉज, उनके लोकल जो लॉज थे उनके अंडर उनको दे दी थी। यहाँ पे हमें ये नोट करना है कि जो OCI है इज एक्चुअली एक डुअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड करता है डुअल सिटीजनशिप को या फिर डुअल नेशनलिटी को। आर्टिकल 9 में ये बहुत साफ साफ बता दिया गया है। दोबारा से यहाँ पे क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 का, उसने मॉडिफाइड किया था प्रोविजन जो पर्टेन कर रहे थे टू द OCI इन द प्रिंसिपल एक्ट, जो ओवरसीज जो सिटीजन है इंडिया के, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू स्कीम जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बाय मर्जिंग द PIO कार्ड स्कीम एंड OCI कार्ड स्कीम। तो एक इन दोनों की जो स्कीम है उसको मर्ज करके एक नई स्कीम बना दी जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नाम से बनाई थी। इसमें हमने जो प्रीवियस जो स्कीम थी उनको हमने मर्ज कर दिया था। PIO कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था 2002 में एंड देयरफॉर OCI कार्ड स्कीम को हमने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। दोनों स्कीम पैरेलल रन कर रही थी, इवन दो OCI कार्ड स्कीम ज़्यादा पॉपुलर हुई थी तो ये अननेसेसरी कंफ्यूजन बना रही थी जो एप्लीकेंट्स है उनके माइंड में।
तो हमने जब ये व्यू अपने माइंड में रखा, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, एप्लीकेंट्स जो फेस कर रहे हैं, तो हमें उनको क्या करना है कि हमें उनको एनहांस्ड जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी है। और जो सरकार थी इंडिया की, जो गवर्नमेंट थी, उसने डिसाइड किया फॉर्मुलेट करने के लिए एक सिंगल स्कीम, ठीक है। जब हमने मर्ज कर दी थी दोनों पीआईओ एंड ओसीआई स्कीम्स को मर्ज कर दिया था, जो क्या कंटेन कर रहा था, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स किसके, दोनों के। हेंस अगर हमें अचीव करना है इस ऑब्जेक्टिव को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, तो 2015 का जो एक्ट था वो इनेक्ट हुआ था। पीआईओ की जो स्कीम थी वो यहाँ पे क्या थी, रेस्किन थी विद जनवरी 9 2005 को, एंड इट वाज आल्सो नोटिफाइड दैट कि जितनी भी एग्जिस्टिंग जो पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे उनको शेल बी डीम्ड टू बी द ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 का, उसने रिप्लेस कर दिया था नोमेनक्लेचर किसका, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, विद दैट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, एंड मेड द फॉलोइंग प्रोविजन। और ये प्रोविजन बना दिए थे प्रिंसिपल एक्ट में। क्या क्या प्रोविजन थे वो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं भैया, चलो पहला जो है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। कोई भी पर्सन है जो फुल एज का है, कैपेसिटी का है, वो आ सकता है, जो सिटीजन है दूसरी कंट्री का, लेकिन वो सिटीजन भी रहा है किसका, इंडिया का, ठीक है, ओके। और एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो कहा है, तो जब हमारा ये कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सिटीजन है दूसरी कंट्री का, लेकिन वो सिटीजन भी था इंडिया का, किस टाइम पे, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कमेंसमेंट हुआ था, ठीक है। इंडिया का सिटीजन था वो, लेकिन बाद में फिर वो किसी और कंट्री का सिटीजन बन गया। जो सिटीजन है दूसरी कंट्री का लेकिन एलिजिबल था क्या, इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, इसके टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम। जो सिटीजन है दूसरी कंट्री का लेकिन वो उस टेरिटोरी को बिलोंग करता है जो इंडिया का पार्ट बनी थी 15 अगस्त 1947 के बाद, या फिर जो एक चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ऑफ सच, एक पर्सन है जो माइनर चाइल्ड है, पर्सन मेंशन इन क्लोज ए, या फिर एक पर्सन है वो माइनर चाइल्ड है और उसके दोनों जो पेरेंट्स है वो सिटीजन है इंडिया के, या फिर एक पेरेंट्स जो है वो क्या है, सिटीजन है किसका, इंडिया का। ऑलराइट, ओके। सो स्पाउस जो है फॉरेन ओरिजिन का, एक सिटीजन का इंडिया का, या स्पाउस जो है फॉरेन ओरिजिन का, एक ओवरसीज सिटीजन का, इंडिया के कार्ड होल्डर का, या फिर जिसकी मैरिज रजिस्टर हुई है और सब्सिस्टेड हुई है कंटिन्यूअस पीरियड के लिए ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब एक स्पाउस है जिसका जो फॉरेन ओरिजिन का है, फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन है इंडिया का लेकिन वो वहां पे रहता है, या फिर एक स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का जो कि ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के कार्ड होल्डर का, उसकी मैरिज रजिस्टर हो चुकी है और वो कुछ कंटिन्यूअस पीरियड के लिए 2 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए, वो क्या हुई है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पीरियड के लिए सब्सिस्टेड रही है, कि शादी टिकी है उस टाइम तक। ओके, सो नो पर्सन who or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of पाकिस्तान के सिटीजन नहीं होने चाहिए, ना कि बांग्लादेश के, ना फिर ऐसी कंट्री के जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है शेल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है डेट जहाँ से एग्जिस्टिंग पर्सन जो है इंडिया के ओरिजिन कार्ड होल्डर का, तो शेल बी डीम टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिससे जो ओरिजिन कार्ड होल्डर है इंडिया का, ठीक है, इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डीम करेंगे टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। Notwithstanding anything contained in point, central government may, if it is satisfied that special circumstances exist, after recording the circumstances in writing, register a person as an overseas citizen of India card holder.
तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है वो एग्जिस्ट करती हैं, तब सर्कमस्टांसेस को राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद तो रजिस्टर वो कर सकती हैं एक पर्सन को, किसकी तरह, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर की तरह। अब यहाँ पे आता है दोस्तों कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। जो एक ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के कार्ड होल्डर का, उसको हमें क्या करना है, शैल बी एंटाइटल्ड टू सच राइट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि उसके पास क्या क्या राइट्स हो। एक ओवरसीज सिटीजन है इंडिया कार्ड होल्डर का, उसको हमें ये वाली राइट्स नहीं देनी चाहिए जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन के पास है। अब देख लेते हैं क्या क्या राइट्स नहीं है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पास। He shall not be entitled to the right to equality of opportunity in matter of public employment। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की बात उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। उसको हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं बन सकता। उसको हमें क्या है, एलिजिबल नहीं करना अपॉइंटमेंट में एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, वोट भी नहीं डाल सकता। ठीक है, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एलिजिबल नहीं कर सकते कि वो जो मेंबर है हाउस का, दो हाउस है हमारे पास, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो उसके मेंबर हम उनको नहीं बना सकते, या फिर जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका भी नहीं बन सकता। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट किसका, पब्लिक सर्विसेज के लिए और पोस्ट के लिए इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन और एनी ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई हमें। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओके सो अब आता है रिनाउंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। कोई भी अगर एक ओवरसीज सिटीजन है इंडिया कार्ड होल्डर का, मेक्स इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक वो प्रिस्क्राइब करता है, एक डिक्लेरेशन करता है जिसमें वो ये अनाउंस करता है कि जो कार्ड जो वो रजिस्टर करा रहा है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का, डिक्लेरेशन ये किसको करना है, उसको पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दैट पर्सन शैल सीज टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, तो तभी वो ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है तभी वो रजिस्ट्रेशन उसका होगा। जब एक पर्सन जो है वो क्या हो जाता है, सीजेस टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जो भी स्पाउस होगा फॉरेन ओरिजिन का उस पर्सन का जिसने ऑब्टेन किया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, और उसका जो चाइल्ड है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फोर्थ वाला आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कैंसिलेशन के बारे में सोच सकते हैं, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर देती है, रजिस्ट्रेशन कर सकती है पर्सन का एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, क्यों, रजिस्ट्रेशन अगर एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का अगर आपने एक फ्रॉड बाजी से लिया है, ठीक है, इसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पैसे फिल सबमिट किए हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है या फिर थोड़ा सा फर्जीवाड़ा है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैड शोन दिस अफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर उसने डिसअफेक्शन शो किया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रति इंडिया, और ये जो कार्ड होल्डर का जो वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, अगर किसी वॉर के दौरान इंडिया इंगेज हो, अगर किसी वॉर के दौरान इन विच जिससे इंडिया इंगेज्ड है कोई भी कंट्री से,
उसने अनलॉफुली ट्रेड किया है या कम्युनिकेट किया है उसके साथ, तो तब भी उसका वो रद्द हो जाए। ठीक है, अब आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 2 years। तो ये जो ओवरसीज सिटीजन जो है इंडिया के कार्ड होल्डर के 5 साल के अंदर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो मीन्स अगर वो उसको जेल भेजा गया है 2 साल से ज़्यादा की, तो इसका ये कार्ड रद्द हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है, तो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो फ्रेंडली रिलेशन इंडिया के साथ, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सॉवरेंटी को ज़रूरी है। मैरिज जो है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हो डिसोल्व हुई है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ और अदरवाइज हैज नॉट बीन डिसोल्व ड्यूरिंग द subsistence such marriage he has solemnized marriage with any other। कंपेयरिंग एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड होल्डर को कंपेयर करते हैं। एनआरआई एक इंडिया का सिटीजन है जो एक ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट है उसके पास, इंडिया का सिटीजन है, उसको बोलते हैं एनआरआई, बाहर रह रहा है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, एक पर्सन जो या उसकी कोई भी एंसेस्टर इंडियन नेशनल से बिलोंग करते थे एंड जो कार्ड होल्ड कर रहा है प्रेजेंटली किसी दूसरी कंट्री, ठीक है, कंट्री की सिटीजनशिप का नेशनल, ठीक है, वो के पास पासपोर्ट भी है उसी फॉरेन कंट्री का, तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पर्सन जो है वो इंडिया के ओरिजिन का है। उसके बाद आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसने रजिस्टर्ड किया है एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, तो एलिजिबल इसमें कौन है कौन नहीं है हम ये देख लेते। ठीक है, अब ये हम देख लेते। फॉलोइंग कैटेगरीज जो है फॉरेन नेशनल्स की वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन की एज ओवरसीज कार्ड होल्डर, जैसे कि कौन कौन है उस, देखो पहला जो है वो पॉइंट है जो सिटीजन था इंडिया का कब एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजन था इंडिया का किसके टाइम पे, कमेंसमेंट जब हुआ था, who was eligible to become a citizen of India on 26/1, जो एलिजिबल था सिटीजन बनने की, जो बिलोंग करता था टेरिटोरी, जो इंडिया का पार्ट अब हो गई है 15/8/1947 के बाद, जो एक चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या फिर एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है सच सिटीजन का, या फिर वो माइनर चाइल्ड है ऐसे पर्सन का मेंशन्ड अब, या फिर वो एक माइनर चाइल्ड है और जिसके दोनों पेरेंट्स जो सिटीजन है इंडिया के, या फिर वन ऑफ द पेरेंट्स एक सिटीजन है इंडिया का, हाउस किसका, फॉरेन ओरिजिन का ऑफ अ सिटीजन इंडिया, और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज कार्ड होल्डर जो रजिस्टर्ड है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 9, और उसकी मैरिज रजिस्टर्ड हो चुकी है, सबसिस्टेड भी हुई है फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कैसे दे सकता है एलिजिबल पर्सन, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करना है, ये फॉलोइंग प्रिंट आउट आपको लेना है एप्लीकेशन का, कंप्लीट इट इन ऑल रेस्पेक्ट्स अलोंग विद एनक्लोजर्स, डिमांड ड्राफ्ट एंड फोटोग्राफ्स इन डुप्लीकेट शुड सबमिटेड, ठीक है, टू इंडिया मिशन पोस्ट हैविंग jurisdiction of which the or if he or she is not living in the country। ठीक है, ये आप कर सकते, अगर
एप्लीकेंट जो है वो कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, ये आप कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कंप्लीट करो इसको, ठीक है, और फोटोग्राफ्स वगैरह, टिकट शुड बी सबमिटेड टू द ओनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस अकॉर्डिंग टू देयर जुरिसडिक्शनल कंट्रोल। फीस कितनी है? फीस है आपकी 275 पोस्ट अप्रूव्ड यूएस और इक्विवेलेंट इन लोकल। इन केस ऑफ एप्लीकेशन जो इंडिया में सबमिटेड है पोस्ट विच नेशनल्स आर इनएलिजिबल, कोई भी पर्सन who or either whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh, such other country as the central government, पाकिस्तानियों को बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स क्या होंगी ये देख लेते हैं हम। ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल, जो भी उस वक्त अवेलेबल होंगे बेनिफिट्स वो होंगे टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट्स टू नोटिफिकेशन issued by the government from time to time. No specific benefits. Multiple entry lifelong visa for visiting India. Visa लंबे टाइम तक होगा lifelong. However, for any purpose, OCI card holder will require a special permission to undertake research work. अगर उनको रिसर्च वर्क एक स्पेशल परमिशन, ठीक है, जिसमें उनको गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। एग्जेम्पशन है उनका कहाँ से, रजिस्ट्रेशन से, विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे पैरिटी विद नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन रेस्पेक्ट टू ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी जो आ रहा है। रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को ट्रीट करना है, इसके treated at par with non-resident Indians in the matter of inter-country Indian children। जो रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन है इंडिया का, उनको हमें ट्रीट करना है एट पर विद रेसिडेंट इंडियन नेशनल टैरिफ्स इन एयर फेयर्स इन डोमेस्टिक सेक्टर्स इन या। तो ये इसके नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि जो रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का होल्डर है shall be charged the same entry fee as domestic Indian visitors. Parity with non-resident Indians, the entry fees to be charged for visiting the national monuments में अगर उनको तो एंट्री फीस चार्ज होगी। साइट्स अगर वो परस्यू कर रहे हैं फॉलोइंग प्रोफेशन, किसमें, इंडिया में, परसुएंस ऑफ प्रोविजंस contained in relevant acts, डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, नर्सेज है, फार्मासिस्ट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है भाई। स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि OCI का जो कार्ड होल्डर है रजिस्ट्रेशन बुक, उसको उनकी आइडेंटिफिकेशन की तरह हमें ट्रीट करना है। इन केस जो प्रूफ है रेसिडेंस का वो रिक्वायर्ड है अगर, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होल्डर है वो मे गिव एफिडेविट स्टेटिंग दैट कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस जो है उस ट्रीट कर सकते हैं एज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है। अब डज ही और शी रिक्वायर वीज़ा फॉर विजिटिंग इन, वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, इनको नहीं पड़ेगी, और इनको कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग, ये विजिट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। कौन? हमारे ओवरसीज सिटीजन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका।